हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे, मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन। तो चलिए देखते हैं मानचित्र की यात्रा। तो आज आज हम जिन मानचित्र को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल लग गए। उससे भी ज़्यादा मानव जाति प्रारंभ से ही मानचित्र बनाती थी, लेकिन आज का जो मानचित्र है वो सुधरा हुआ और विकसित और वैज्ञानिक रूप से दिखाई देता है। प्राचीनतम समय के मानचित्र के आज के मानचित्र की भांति नहीं, बल्कि वे रेखा चित्र थे। उन्हें भूभाग का वर्णन तो चित्र द्वारा किया जाता था, लेकिन उनके पैमाने नहीं होते थे। ठीक है, जिस पैमाने से हम नापते हैं या करते हैं वे पैमाने नहीं थे। इसमें एक चित्र में दिखाया गया है कि बेबीलोन में मिट्टी का बना मानचित्र। तो ये इस टाइप का पुराने ज़माने का अपने अपने हिसाब से मानचित्र लोग बना लेते थे। यहाँ पे सर्कल वर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो इस टाइप का मानचित्र जो भूमि तो दिखाई दे रही, बाकी और कुछ पैमाना वैमाना इसका कुछ सही नहीं नज़र आ रहा है ना। तो यह निश्चित था कि इतिहास और मनुष्य अपने ज्ञान का संवर्धन पृथ्वी के धरातल का भ्रमण करते हुए अवलोकन के आधार पर करता गया, और साथ साथ मानचित्र भी विकसित होते रहे। क्या किया, मानव ने घूम घूम कर पृथ्वी के धरातल का भ्रमण कर करके अपने आधार पर पैमाना मानचित्र विकसित किया और मानचित्र कला का विकास हुआ। 3000 साल से पहले भी मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था, जिसके नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। अब क्या थी, पहले के ज़माने में जो नदियां हैं उसको महत्वपूर्ण, उसको एक बेस मानकर जो मानचित्र है वो तैयार किया जाता था। अतः यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीन मानचित्र जमीन के स्वामित्व दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता था। आजकल इस तरह के मानचित्र पटवारी के पास होते हैं, जिसे हम ये पता करते हैं कि कौन सी ज़मीन हमारी है, कौन सी किसकी है, कौन सी किसी और की। मानचित्र में छोटे से क्षेत्रों को बड़ा और विस्तार से दिखाया जा सकता, ताकि भूमि का उपयोग भी पता लगा सके। 600 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में मिट्टी की टिक्की टैबलेट पर बहुत स्पष्ट बना एक मानचित्र है, जिसे बेबीलोन के साथ टिग्रिस, यूफ्रेटस नदी, पहाड़, द्वीप और चारों ओर समुद्र दर्शाया गया। यह उस समय से ज्ञात होता है, यह उस समय की ज्ञात दुनिया थी उन लोगों ने देखी थी। यह मानचित्र दुनिया के सबसे पुराने मानचित्रों में से एक है। यह मानचित्र विश्व वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। मतलब ये जो मानचित्र है वो ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ इसमें स्पष्ट तौर पर नदी, पहाड़, द्वीप और चारों ओर समुद्र दर्शाया गया। मानचित्र बनाने में की कला कैसे विकसित हुई? मानचित्र बनाने की कला सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी ग्रीक भूगोलवेत्ता ने किया। हेकेटिकस का मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार हुआ। वे भूमध्य सागर के समीप निवास करते थे। उस समय पृथ्वी को गुलाफ नहीं माना जाता था, बल्कि एक तरी के रूप में पृथ्वी की कल्पना की जाती थी। पृथ्वी को आज एक गोलार्ध के रूप में माना जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में पृथ्वी को एक तस्करी के रूप में कल्पना की जाती थी। उन्होंने केंद्र में ग्रीक को दर्शाया था। इस समय संसार में केवल 3 महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पास तक ही थी। फिर ग्रीक राज के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जिन्होंने क्षेत्रीय विस्तार मध्य यूरोप, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और एशिया माइनर तक था। इस समय के महान भूगोलवेत्ता टॉलमी ने मानचित्र बनाने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के महत्व को पहचाना, और वह इस आधार पर यूरोप और संसार के मानचित्र बनाए। इस मानचित्र की पूर्व सीमा चीन तथा पश्चिमी सीमा स्पेन इत्यादि के तटों तक दिखाई देती है। दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, अब जब रोमन राजाओं का जब पतन हो गया, तो यूरोप की दूसरी और शताब्दी तक वैज्ञानिक सोच का भी पतन हो गया। अब कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई सोचने वाला नहीं था। इस कारण मानचित्र कला का भी पतन हो गया। 11वीं सदी में अल इदरिसी एक प्रसिद्ध अरबी नक्शावासी
नक्सानवासी उन्हें नक्सानवासी या था जो अपने राज्य के लिए नक्शे बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए गए मानचित्रों के बारे में दिलचस्प बात यह कि उत्तर वह दक्षिण दिशा को ऊपर और उत्तरी दिशा को नीचे दर्शाते। जैसे अभी भी हमारा जो उत्तर दिशा ऊपर है, दक्षिण दिशा नीचे रहती है, यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम। उसी तरह उन्होंने भी बनाया तथा नक्शे के केंद्र में अरब को दिखाता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैप दिया हुआ, इस मैप का अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो ये डालमी का विश्व मानचित्र था। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? इंडिका, ओशियानास, एशिया, यूरोप, नील नदी और ईस्टर्न नदी, ये 4-5 चीज़ दिखाया जा रहा है इस मैप में। किसके? टालमी के मैप में। फिर उसके बाद ये मैप थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। इसमें क्या है? वेनिस इटली, सुदान यूक्रेन, एक्रो इजराइल, समरकंद उज्बेकिस्तान, खान बालिक चीन, यांगचांग चाओ चीन, जेटन खोतान चीन, होर्मुज ईरान, गुजरात, पिंगू और म्यांमार। तो ये जो है हमारा भारत है, ये हमारे भारत का नक्शा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, ये सब मिलता है। फिर यहाँ पे उसके इधर चीन है, फिर इधर मंगोल भी है और कई सारे द्वीप इधर मिलते हैं। मानचित्र कला का विकास पुनः 13वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब यूरोप के समय समुद्री यात्रियों के लिए दिशाओं की सही जानकारी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब जब समुद्र से यात्रा करने की शुरुआत हुई, तब मानचित्र की आवश्यकताओं लोगों को पड़ी। इस समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्डिनांड मैजेलन व कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय महाद्वीप और महासागर के ज्ञान को बढ़ाया गया, है ना। तो ये सब जो वैज्ञानिक ने यात्राएं की और महाद्वीप और महासागर को भी उसमें नक्शे में दर्शाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में छापने की मशीन का आविष्कार हुआ। मतलब कुछ चीज़ को छापने की मशीन का आविष्कार, जिसका मानचित्र का निर्माण आसान हो गया। ठीक है, मार्को पोलो ने 1254 से 1324 में अपनी यात्रा यूरोप के वेनिस शहर से शुरू की। वह थल मार्ग के द्वारा यूक्रेन, इराक, यरूशलेम होते हुए चीन पहुंचा। कौन? मार्को पोलो, है ना। फिर उसके बाद 1292 मार्को पोलो ने समुद्र के रास्ते चीन के वियतनाम, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका और भारतीय पश्चिम तट पहुंचा। मतलब मार्को पोलो ने पूरे थल मार्ग से यात्रा करते करते भारतीय समुद्र तट तक पहुंच गया। फिर अब क्या देखते हैं? वास्को डी गामा 1460 से लेकर 1524 तक। जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की तो पुर्तगाली भी भारत तक पहुंचने के लिए पूर्वी समुद्री रास्ते खोजने की कोशिश में लगे रह गए। फिर सर्वप्रथम किसने? वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की। केप वर्डे द्वीप पहुंचने के पश्चात उस समय अनजान दक्षिण अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ा और अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम तट पर पहुंचा। यह उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी और उसके जो साथी थे वे बहुत बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाली लौटने की गुहार करने लगे। लेकिन जो वास्को डी गामा था, अडिग था, वो भारत पहुंचने के लिए अडिग था और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी तक पहुंचा। यहाँ उसने स्कर्वी बीमारी का सामना पड़ा, जिससे हाथ पैर सूज जाते और दांत गिरने लगते। इस सभी कठिनाई के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ते गए और मोजाम्बिक के नज़दीक उसे अरबी व्यापारी मिले। अब
अरब व्यापारी ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने के लिए उत्साहित किया। अतः तमाम मुश्किल के बाद वास्को डी गामा जो है भारत के केरल के तट कालीकट पहुंचा। इस तरह उसने यूरोप से एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढकर यूरोप के पूर्व और विशेषकर भारत से व्यापार का रास्ता खोला। समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला से विज्ञान बन गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये पुर्तगाली के वास्को डी गामा जो था उसकी यात्राएं थी, उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाके वो भारत पहुंचा। केप गुड के रास्ते होते होते फिर 15वीं शताब्दी के दौरान मानचित्र कला में नए युग का सूत्रपात हुआ। उसका आधार था टालमी रचित पुस्तक जियोग्राफिका। इस पुस्तक में कई भाषाओं का अनुवाद किया। यह दुनिया में एक नए उत्साह का संचार हुआ। मानचित्र रचना के लिए नए नए स्कूल स्थापित हुए। इटली का स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, जर्मन स्कूल। यह खोज नक्शे और उसके महत्व को लोकप्रिय बना पाई। अरब राष्ट्रों ने भूमध्य सागर से भारत आने का रास्ता रोक रखा था। किसने? अरब वासियों ने भूमध्य सागर से जो ये रहा भूमध्य सागर से ये वाले रास्ते को रोक के रखा था, है ना, भारत आने के लिए। सिर्फ पश्चिमी यूरोप ने व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने के लिए नए मार्ग का खोज करने की शुरुआत की। किसने? यूरोप ने। तो दोस्तों ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका और यहाँ पे जो है यूरोप है। ये भूमध्य सागर के सहारे भारत में आना चाहते थे, लेकिन जो वे आने नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, नए मार्गों की खोज की। फिर 16वीं शताब्दी में हॉलैंड एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने समुद्र वर्चस्व और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ मानचित्र निर्माताओं में भी बड़ी सफलता प्राप्त की। किसने? हॉलैंड ने। उनमें से एक था डच मानचित्र फादर गोराडस मर्केटर, जिन्होंने पिछली कार्यों में की जांच और नक्शे पर अधिक काम किया। उसका कार्य मार्केटर प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। दुनिया के नक्शे का उपयोग हम इस प्रक्षेप के आधार पर करते। मार्केटर प्रक्षेप के आधार पर हम नक्शे का उपयोग करते हैं। नाविकों ने आरंभ में नक्शे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। फिर उपनिवेशीकरण, खोज और सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना। यूरोपीय नाविकों ने सुदूर महाद्वीप और कई देशों का पता लगाया। वहां पहुंचने से के समुद्र मार्ग ढूंढे। साथ ही यह भी पता लगाया कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जो हैं वहाँ पे साधन जो हैं संपन्न है। उनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है साधन वाधन की। मानचित्र के सहारे इन क्षेत्रों के साधनों, जलवायु, लोगों के बारे में यूरोपीय शासकों को जानने की ललक ने कालांतर में उपनिवेशीकरण की शुरुआत की। अब क्या था भाई, उनके बारे में जानना, वो कैसे रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ संसाधन मिल सकते हैं। तो ये सब की चीज़ के बारे में जानने के लिए उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई। तब वैज्ञानिक और मानचित्र निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भागों में नक्शा निर्माण के लिए भेजा गया। किसको? वैज्ञानिकों को मानचित्र निर्माण करने के लिए सभी देशों में भेजा गया। इन समूहों ने महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान और नदियों को पार करते और आंतरिक भाग के बारे में एकत्रित ज्ञान को मानचित्र के माध्यम से उपनिवेशिक शक्तियों तक पहुंचाया। इस क्षेत्र में वे अपना शासन स्थापित कर इस क्षेत्रों का संसाधन का उपयोग करना चाहते थे मानचित्र के सहारे। तो ये एक जोहानसन हिंड, ये इसकी मैप है, ये जो पूरा दर्शाया गया है। जब ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने लगे, तब उन्होंने यहाँ के आंतरिक स्थानों के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने पूरे देश का सर्वेक्षण किया। जैसे 2-4 लोगों को ले जाके पूरे गांव-गांव में जो की सब की जानकारी आज भी लेते हैं। उसी तरह पुराने ज़माने में भी सर्वेक्षण किया जाता था और मानचित्र बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नामक विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सर्वे ऑफ इंडिया। तो आज भी
आज भी क्या होता, सर्वेक्षण किया जाता है, तो पहले के ज़माने से भी सर्वेक्षण का जो परंपराएं हैं शुरू हो गई थी। जेमन रेनल को सर्वेयर जनरल नियुक्त किया था। अब उसमें से क्या था, जो ये सर्वेयर जनरल है उनको एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि जो भी सर्वेक्षण हो रहे हैं आपकी देखरेख में होंगे, आपको पूरी इसकी जानकारी जुटानी है, तो ये सब चीज़ उनके हाथ में था। उन्हें भारत के पहले सर्वेक्षण पर आधारित नक्शे तैयार करवाए। सन 1802 में विलियम लेबर्टन ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू किया। उन्होंने हिमालय की ऊंचाई नापी और लंबाई निर्धारित किया। वे सर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पूरा किया। जो माउंट एवरेस्ट का नाम है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ही पूर्ण किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इनका नाम है। इन्हीं सर्वेक्षण से विश्व की सबसे चोटी का पता लगता है, जिसे आज हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इन सर्वेक्षण में पहली बार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया था। यह सर्वेक्षण मद्रास से या चेन्नई से शुरू आरंभ हुआ था और सभी जगहों की ऊंचाई यहाँ के समुद्री सतह से मापी जाती थी। मानचित्र की सबसे अधिक आवश्यकता युद्ध के समय सेनाओं को होती थी। अब क्या है, मानचित्र की आवश्यकता जो थी वो हर जगह होती थी। जैसे हमें कुछ किसी के कहीं के संसाधनों का उपयोग करना है, वहाँ पे क्या है, कैसे जलवायु मिट्टी है, और सेनाओं को भी इससे बहुत अच्छी मदद मिलती थी मानचित्र से। दोनों विश्व युद्धों में इसका प्रयोग किया गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध है और सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध जो है उसमें मानचित्रों का प्रयोग किया गया। कई सरकारों ने इस प्रकार के नक्शे गुप्त रखने की कोशिश की ताकि दुश्मन उनका उपयोग ना कर सके। आज के मानचित्र उपग्रह की सहायता से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के विकास के कारण बहुत कम समय में और बारीकी से तैयार किए जा सकते हैं। इसका उपयोग नियोजित विकास के लिए किया जाता है। अब सरकारों के लिए मानचित्र गुप्त रखना भी मुश्किल हो गया था। अब नक्शे का प्रयोग, जैसा कि हमने देखा कि नक्शे बनाने और उनका उपयोग विभिन्न परियोजना के लिए भी किया जाता था, जैसे व्यापार, नौकायान, विजय अभियान और युद्ध। नक्शा का प्रयोग देश के विकास की योजनाओं के लिए भी किया जाता था। योजनाओं को एक क्षेत्र की समस्या को पहचानने में नक्शा क्या करती थी, मदद करती थी। संसाधन की खोज भी नक्शे की मदद से किया जाता था। संसाधन क्या होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। वर्षा, भूजल और नदियाँ जल संसाधन को नक्शे के द्वारा दिखा सकते हैं और नक्शे की तुलना कर सकते हैं। इस तरह वे तरीके पहचाने जा सकते। कम पानी पीने वाले क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराया जा सके नदी, बांध या भूजल से, ताकि उस सभी जगह के लोगों को पानी मिल सके। इस तरह हम नक्शे की मदद से कृषि कार्य योजना, नए उद्योग, सड़क, परिवहन, अस्पताल, स्कूल ये सब निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। नक्शे का प्रयोग कंपनियां अपने काम को बढ़ाने के लिए करती। जैसे एक मोबाइल कंपनी नेटवर्क का प्रसार करना चाहती तो और गांव और कस्बे के नक्शे और पहाड़ियों और वनों के नक्शे की मदद से माइक्रोवेव टावरों को बना सकती है कि किसकी ऊंचाई कम है, कौन सी पहाड़ी की ऊंचाई कम है, किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो वो इस हिसाब से बना सकती थी। तो आज हमारा जो ये नक्शा वाला फर्स्ट चैप्टर है, मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन, ये समाप्त होता है। क्या है, नक्शे से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती जो हमने इस चैप्टर में देखा। कई सारी जानकारियाँ हमें पता हुई कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, और मतलब इसकी नक्शे बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हमें कहीं के बारे में जानकारी मिले कि वहाँ कौन सी नदी है, कौन सी जल मिट्टी कितनी उपजाऊ, मिट्टी के बारे में पता चलता था, और वो युद्ध में भी वो नक्शा काम आता था। तो धन्यवाद दोस्तों।